हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स में मोहित में, योर अल्टीमेट गाइड फॉर बीकॉम, एमकॉम एंड यूजीसी नेट कॉमर्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अपने सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नेक्स्ट यूनिट यानी ऑर्गेनाइजिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग की कॉन्सेप्ट जानेंगे ऑर्गेनाइजिंग के और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जानेंगे जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं और ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर आपके माइनर पेपर में है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं। जैसा कि ये अबाउट मी है, आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं टॉप टॉपिक जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है? ऑर्गेनाइजिंग where two or more person work together to achieve a common goal, their activity have to be organized. Organizing is a process of integrating, coordinating and mobilizing the activity of a member of a group for seeking common goals. Means ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉमन गोल होते हैं उसको अचीव करने के लिए हम लोग किस तरह ग्रुप ऑफ मेंबर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग करते हैं ताकि हम लोग जो कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसे अचीव कर पाएँ। ये प्रोसेस ही ऑर्गेनाइजिंग कहलाती है। तो ऑर्गेनाइजिंग एम्प्लाइज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप्स विच इज़ डन बाय असेसिंग एक्टिविटी एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और ये किस तरीक़ा से कंप्लीट हो सकती है? इस्टेब्लिशमेंट कैसी होती है ऑर्गेनाइजिंग का? तो ये होती है वर्किंग रिलेशनशिप बनाने से। साथ ही साथ हम लोग अपने जो अगर हम सुपीरियर है या ऑर्गेनाइजर के जो सुपीरियर होते हैं वो अपने सब ऑर्डिनेट को वर्क असाइन करती है और साथ साथ कुछ ऑथोरिटी करती है, डेलीगेटिंग ऑफ ऑथोरिटी देती है जिसके माध्यम से वो अपने कार्य को कंप्लीट कर पाता है। तो ये है मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो चलिए अब डेफिनेशन को जान लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन क्या है? तो ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी एंड एस्टैब्लिशिंग ए पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क फॉर मोस्ट effectively together in accomplishing objective. This definition is given by Allen. तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के कई इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, चलिए हम उन्हें जान लेते हैं। सबसे पहला, इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग कैसी प्रोसेस है? ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इट इज़ ओनली अकॉम्प्लिश सर्टेन गोल दैट द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज डिजाइन फॉर। जो भी ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस होता है वो किसके लिए डिजाइन किया गया है कि कंपनी अपने सर्टेन गोल, ऑर्गेनाइजेशन अपने सर्टेन गोल को अकॉम्प्लिश कर पाए। उसके बाद द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस चीफली डील विद द ग्रुप एफर्ट विच आर मेड टू अचीव कॉमन गोल। और ये प्रोसेस क्या है? डील करती है ग्रुप एफर्ट के साथ। ये एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि ग्रुप एफर्ट को के साथ डील करती है, जो वर्क करती है, काम करती है अपने कॉमन गोल का अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइजिंग है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। हमें जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर हम लोग डिवीज़न ऑफ वर्क करते हैं और उसके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से एक एक इंडिविजुअल की ग्रुप को बना देते हैं और वो ग्रुप उस काम को संभालता है। तो ऑर्गेनाइजिंग उसमें हमें हेल्प करती है। इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन ऑफ एक्टिविटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटी बाय ग्रुपिंग देम। उन्हें हम ग्रुप करके, इंटीग्रेट करके हम इन्वॉल्व करते हैं। ये एक प्रोसेस होती है। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एम एट इंटरलेटिंग, मोबिलाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉय। और ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या करती है? ये कोऑर्डिनेशन करती है किसके बीच? जो एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटी होती है उनके बीच कोऑर्डिनेशन मेंटेन करती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जो कि है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए जान लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग जो है वो मेनली 14 प्रिंसिपल्स है। तो चलिए उन्हें जान लेते हैं। पहला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विच रिप्रेजेंट द डिवीजन ऑफ वर्क एंड एक्टिविटी इनटू स्मॉल टास्क एंड जॉब नेसेसरी फॉर अचीविंग ए सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव होती है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग जो छोटे छोटे टास्क और जॉब होती है उसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जो एम्प्लॉयज़ होती है उसके बिहाफ में उसे बांट देते हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजिंग का। प्रिंसिपल ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। इन ऑर्डर टू
Exonerate assume responsibility by conducting the job assigned to the employee. He has to perform many functions. According to this principle, the task performed by the individual employee or by department must well defined. और ये प्रिंसिपल बताती है कि जो भी हम लोग टास्क किसी एम्प्लॉय को दिए हैं या किसी डिपार्टमेंट को दिए हैं वो एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर में होना चाहिए। अब हम लोग तीसरे प्रिंसिपल को जान लेते हैं जो कि है प्रिंसिपल ऑफ सीलर चेन। द प्रिंसिपल इज नोन एज द सीलर चेन और लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ कमांड। इट स्टेट दैट देयर इज एन एक्सटेंडेड अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड सीलर चेन फ्रॉम टॉप टू लोएस्ट लेवल। और ये प्रिंसिपल कहती है कि जो कमांड है, चेन ऑफ कमांड है, मतलब कम्युनिकेशन का जो कमांड होना चाहिए वो एकदम चेन वाइज होना चाहिए, उसमें कोई ब्रोकन नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन के बीच कोई लैक नहीं होना चाहिए, टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक बात एक डायरेक्शन में आनी चाहिए। ये प्रिंसिपल उसे कहता है। प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। दिस प्रिंसिपल रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट टू बी प्लेस्ड अंडर द कमांड ऑफ अ मैनेजर सो दैट द मैनेज कैन देयर वर्क एफिशिएंटली। और ये प्रिंसिपल कहती है कि जो एक मैनेजर होते हैं उसके अंदर हम कितना सबऑर्डिनेट दें ताकि वो उसे आसानी से मैनेज कर पाएँ। ये भी ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। और कमांड में यूनिटी होना चाहिए, अर्थात जो एम्प्लॉय और एक वर्कर अगर काम कर रहा है तो उसे कमांड देने वाला एक ही मैनेजर होना चाहिए, ना कि 3-4 मैनेजर होने चाहिए, ताकि वो इस काम को सही ढंग से कर पाए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। द ऑर्गेनाइजेशन ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट एंड सब सिस्टम शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अकम्प्लिश द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। ये प्रिंसिपल बताती है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो है वो प्री डिटरमाइंड होना चाहिए और पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसी के इर्द गिर्द काम करना चाहिए। ये नहीं कि कोई डिपार्टमेंट किसी और अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम कर रहा है, ऐसा नहीं, वो सब ओवरऑल मिलके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करे। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल अप्लाइड इन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी प्रॉपर्ली बैलेंस्ड टू इंश्योर दैट द वन प्रिंसिपल डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट विद अनदर एंड बेनिफिट ऑफ वन आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बाय द बेनिफिट ऑफ अदर। और ये प्रिंसिपल बताती है कि जितने भी प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो उनके अंदर बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए कि ये कि नहीं कि कोई एक प्रिंसिपल दूसरे प्रिंसिपल से कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए या एक प्रिंसिपल का बेनिफिट दूसरे प्रिंसिपल के बेनिफिट को काउंटर्ड कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। और इसके साथ जो ऑर्गेनाइजेशन में जो हम लोग डिज़ाइन है वो क्या ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन के अनुसार होना चाहिए, उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है वो है एब्सोल्यूटनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी वंस एज्यूम बाय मैनेजर कैन नॉट बी शिफ्टेड टू सबऑर्डिनेट। और ये प्रिंसिपल बताती है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर द्वारा लिया गया है वो अपने सबऑर्डिनेट को उसे ट्रांसफर नहीं कर सकती है। प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन ऑफ रिजल्ट बाय एक्सपेक्टेड। फॉर क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन authority should be delegated in such a way as to liquidate performance potential in the term of cost, volume, time and effort। और ये प्रिंसिपल बताती है कि हम जो डेलीगेशन करेंगे अथॉरिटी का, जो हम अथॉरिटी का जो विभाजन करेंगे, जो हम लोग बांटेंगे, वो इस हिसाब से बांटना चाहिए कि ताकि एफिशिएंट यूज़ हो सके कंपनी के कॉस्ट का, कंपनी के टाइम का और एफर्ट का। प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये प्रिंसिपल बताती है कि जो ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके बीच हमेशा पैरिटी होनी चाहिए, उनके बीच कोई हमें मिसमैच नहीं देखना चाहिए। और 12वां प्रिंसिपल बताती है प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी डिजाइन इन सच ए वे एज टू फैसिलिटेट एफिशिएंट अकॉम्प्लिशमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। और ये एफिशिएंसी को डेडिकेटेड है। और फिर तीसरा जो 13वां नंबर प्रिंसिपल है वो कंटिन्यूटी। जो ऑर्गेनाइजिंग का जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर और डिजाइन है वो क्या होती है, कंटिन्यूटी होती है और ये एग्जिस्टिंग फंक्शन रहती है। और लास्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर्स द टीम एंड एम टू अचीव ऑब्जेक्टिव। पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक टीम की तरह है और सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है, कंपनी के उद्देश्य को पूरा करना। तो दोस्तों ये थी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब उसके बाद हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर शॉर्ट नोट हर बार एग्जाम में पूछा गया। 5 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक नेटवर्क ऑफ ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम बाय एंड रिलेटेड टू द एम्प्लॉय। एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर क्या बताती है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऑथोरिटी है, मतलब आपका जो कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दायित्व है और प्लस ऑथोरिटी, आपको जो अधिकार दिए गए हैं उनके बीच बैलेंस होना चाहिए और उनका एक नेटवर्क होना चाहिए जिसके जो एक सही डायरेक्शन में काम करे और ऑर्गेनाइजेशन के जो
ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है उसे अचीव हम लोग कर पाएँ। ये रिलेशनशिप जो एम्प्लॉय को असाइन किया गया वर्क, डेलीगेटेड ऑथोरिटी टू एम्प्लॉय लोग को जो अधिकार दिए गए हैं उन सब का एक मिसमैच होता है, उनका एक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे प्रश्न बने हैं, जो है डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। कभी इनके बीच डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में, कभी इनके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाता है, कभी इनके शॉर्ट क्वेश्चंस में ये पूछे जाते हैं। तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिसेंट्रलाइजेशन का मीन्स होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर एंड डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो टॉप लेवल से लो लेवल तक के जो एम्प्लॉय है, मैनेजर है, उनके बीच जो ऑथोरिटी है, जो उनके पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वही डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। ये हेल्प करता है वर्कलोड जो होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, उसे कम करने के लिए, ताकि वो कंपनी के जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है उन पे काम कर सके, कंपनी को ग्रोथ में हेल्प कर सके, और वो लोअर लेवल के जो मैनेजर है उन्हें कुछ अधिकार देते हैं ताकि वो ऑपरेटिंग लेवल के जो काम है उनकी देखभाल कर सके, उनका डिसीजन डायरेक्ट अपने से दे सके, उन्हें टॉप लेवल से ना पूछना पड़े उस डिसीजन को देने के लिए। तो ये था डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के बाद डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी व्हेन सुपीरियर गिव्स सम देयर रिस्पांसिबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर टू देयर सबऑर्डिनेट। सपोज टॉप लेवल के पास कुछ अधिकार है, और वो अधिकार अगर वो मिडिल लेवल मैनेजर को दे देते हैं, या मिडिल लेवल के पास कुछ अधिकार है, वो अगर अपने फ्रंट लाइन मैनेजर और लोअर मैनेजमेंट को मैनेजर को अगर कुछ अधिकार दे देते हैं, तो इस तरीका से जो अधिकार का हस्तांतरण हुआ उसे ही हम लोग डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी कहते हैं। तो इनके बीच भी कुछ अंतर है, हमें समझ लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन जो होती है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होती है, उसमें हम लोग डिसीजन मेकिंग पावर डिफरेंट लेवल पर ट्रांसफर करते हैं, और जो डेलीगेशन ऑथोरिटी है ये टेक एंड मेक हो सकती है। हो सकता है कि किसी विशेष काम के लिए, किसी स्पेशल काम के लिए टॉप लेवल ने मिडिल लेवल मैनेजर को कुछ अधिकार दिए थे, वो उसे वापस उससे ले सकता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। तो ये कुछ की डिफरेंसेस थे। अब दोस्तों इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम लोग जान लेते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द स्ट्रक्चर एंड वेल डिफाइंड सिस्टम वेयर एम्प्लॉय वर्क अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रूल, हायरार्की एंड ऑफिशियल रिलेशनशिप इट क्रिएटेड बाय मैनेजर टू अचीव कंपनीज गोल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एक स्ट्रक्चर और वेल मेंटेन सिस्टम होती है जहां एम्प्लॉय एक स्पेसिफिक रूल के अंदर काम करते हैं और जो कंपनी के गोल्स को अचीव करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन अ कंपनी देयर इज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट लाइक HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, ईच विथ स्पेसिफिक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? इज डेवलप्ड नेचुरली अमंग एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन द पर्सनल रिलेशनशिप, कॉमन इंटरेस्ट एंड फ्रेंडशिप। इट इज नॉट ऑफिशियली प्लान्ड बाय द मैनेजमेंट बट एग्जिस्ट इन द वर्क प्लेस। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मिंग अ लंच ग्रुप ऑफ डिस्कसिंग वर्क रिलेटेड इशू आउटसाइड मीटिंग। ठीक है, ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये कोई ऑफिशियल नहीं होती, बल्कि एक अनफॉर्मली जो एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके द्वारा फॉर्म किया गया था। सपोज सेल्स डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं, परचेज डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं, ये लोग टिफिन आवर्स में साथ में बैठ के टिफिन करते हैं, तो इनके द्वारा एक बॉन्डिंग, इनके बीच जो फ्रेंडशिप हो गया, इस तरीका से ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग ग्रुप बना जो कि इनफॉर्मली बना, इसका कोई ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं होता है, इसे हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इनके भी की डिफरेंस है कुछ, हम उन्हें समझ लेते हैं, देख लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो टॉपिक आज हम लोगों ने देखा, ये ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिनसे बार बार प्रश्न बने हैं। तो दोस्तों इन टॉपिक्स को, इस चैप्टर से इन टॉपिक्स को बिल्कुल मिस करके ना जाए, बिल्कुल पढ़ के जाए, और आप हमारे वीडियो को हमेशा देख सकते हैं। आपको यहाँ पे आपको रिटन नोट्स मिलते हैं ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो लिखने में भी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं और ये चैनल आपको लग रहा है कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, कॉमर्स के लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।